हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और नया लेक्चर नंबर 22। और बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे हम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगभग हमने काफी लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बच्चों जब चार्ज रेस्ट में होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये तीनों टॉपिक्स मिला करके हमारा कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसके बाद स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये जो लास्ट टॉपिक चल रहा हमारा, स्टार्ट मैं करूंगा आज से, तो ये है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर क्या है, टॉपिक ही है। चैप्टर तो आप डाल सकते हो सेकंड नंबर करके या थर्ड नंबर करके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से या कैपेसिटर के नाम से। आगे इसमें हम कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। और डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और डेरिवेशंस जो भी है वो सब सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ये जानना बहुत जरूरी है। कैपेसिटेंस का जो मीनिंग एक्चुअल है ये होती है मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए जितनी एबिलिटी है उसका मेजरमेंट, एबिलिटी की मेजरमेंट, चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी है उसी का मेजरमेंट ही बच्चों क्या है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और जो कैपेसिटेंस वर्ड आया हुआ है ये कैपेसिटी वर्ड से आया हुआ है। कैपेसिटी, एबिलिटी, कहते हैं कि मेरे अंदर इतने समोसे खाने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मैं 10 समोसे खा सकता हूं। जैसे कि अगर आप मानते हैं कि आप 5 समोसे खा सकते हो, तो आपकी एबिलिटी 5 समोसे खाने की है, कैपेसिटी आपकी 5 समोसे की है ना। तो समोसा लेकर के मुंह में पानी आ रहा होगा सुन करके, है ना। तो ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस का मतलब ही है मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसका मीनिंग है। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं, समोसा खाने वाली कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मेजरमेंट है, मतलब कोई भी चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसी का मेजरमेंट। अब बच्चों, चार्ज स्टोर करेगा तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज स्टोर कौन करेगा। हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, तो बेसिकली हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंडक्टर। जब कंडक्टर हम लेंगे, कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या करेंगे, हम चार्ज सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज सप्लाई। कंडक्टर अगर आपके पास है किसी भी एनी साइज एंड शेप, किसी भी साइज और शेप का हो, आप उसे चार्ज अगर प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज क्यू, तो उसके साथ साथ उसी के रेशियो में इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करने लगता है। सपोज कि अगर ये हम कंडक्टर मान ले, है तो नहीं कंडक्टर ये, बट अगर इसे हम कंडक्टर मान ले, किसी भी तरह हम इसे कंडक्टर मान ले, तो अगर हम इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस से,
अब आपको चार्ज देना तो आता है, कैसे चार्ज दिया जाता है, किसी भी प्रोसेस से हम इसे चार्ज दे रहे हैं, सपोज क्यू चार्ज, तो इसका पोटेंशियल भी क्या करेगा, उसी की रेशियो में ग्रो कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर चार्ज ऑलरेडी है तो अगर हम उसको चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसमें चार्ज है ऑलरेडी तो इसका कुछ पोटेंशियल है, चार्ज है इसमें तो इसका अपना क्या है, कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, और जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये बाय एक्सपेरिमेंट की प्रूफ है ये कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो हम ये कहेंगे कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, अगर आप चार्ज दे रहे हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ये बाय एक्सपेरिमेंट की प्रूफ है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना, ये बाय एक्सपेरिमेंटली है, बाय एक्सपेरिमेंटली। ओके, तो इसे हम इक्वल करेंगे और एक कांस्टेंट लेते हैं C, Q इज इक्वल टू CV। ये चार्ज की वैल्यू मिल गई। जब भी हमको चार्ज किसी भी कंडक्टर पर चार्ज कैलकुलेट करना है, किसी भी कंडक्टर पर चार्ज का अमाउंट क्या है, तो चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अगर उसका कैपेसिटेंस, तो ये C कांस्टेंट है यहाँ पे, इसी C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। C इज कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल जो भी है उसका वो गिवन है, तो आप चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो और यहां से C को डिफाइन कर सकते हो, C इक्वल टू Q बाई V। ये C का जो है फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, C इक्वल टू Q बाई V। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यही एक फार्मूला है, C इक्वल टू Q बाई V। ये बेस है, बेसिक फार्मूला कह सकते हो, और इसी फार्मूले के हेल्प से किसी भी शेप और किसी भी साइज, किसी भी डिवाइस का आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। C, तो C इक्वल टू Q बाई V, यही मेन फार्मूला है, बेसिक। ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर नोट करिए। और यहाँ से हम C की अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट ऑफ C इसका होता है कूलम पर इसका वोल्ट। और बच्चों कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। और फैरड को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो 1 फैरड इज इक्वल टू, आप कह सकते हो 1 कूलम पर वोल्ट। ऐसे आप 1 फैरड को डिफाइन कर सकते हो। 1 फैरड को आप डिफाइन कर सकते हो बेटा, 1 कूलम पर वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए अगर हमें 1 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा मैं क्या बोलूंगा? 1 फैरड। 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए चार्ज का रिक्वायरमेंट कितना पड़े? 1 कूलम। उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा 1 फैरड। तो मैं चाहूंगा यहां पे नोट करिए, आपको वीडियो को स्टॉप करके नोट करिए। ओके फाइन, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज देने पर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ओके ठीक है, इरेज करते हैं इसे। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V। ये फैरड है, इसकी SI यूनिट होती है। और भी इसकी यूनिट हम बता सकते हैं फैरड के अलावा, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं बच्चों। ठीक है ना, जैसे कि अदर यूनिट्स आर मिली फैरड, माइक्रो फैरड एंड पिको फैरड। और 1 मिली फैरड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 फैरड। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। और 1 पिको फैरड इज इक्वल टू
10⁻⁻12 फैरेड ये होता है अदर यूनिट्स। नोट कीजिए बेटा सब लोग। ओके, नोट कर लिया। अब एक यूनिट होती है इसकी स्टैटिक फैरेड, इसकी एक यूनिट और होती है स्टैटिक फैरेड। स्टैटिक फैरेड तो 1 फैरेड इज इक्वल टू होता है 1 फैरेड 9 इंटू 10⁻11 स्टैटिक फैरेड। स्टैटिक फैरेड याद रखना बच्चों, ये स्टैटिक फैरेड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और ये रिलेट करता है फैरेड के साथ। कितना? 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 स्टैटिक फैरेड। ये होती है इसकी वैल्यू 1 फैरेड के बराबर। ठीक है, इतना होता है, याद रखना। तो ये सब कैपेसिटेंस के एसआई यूनिट हो गए और इसको डिफाइन आप कर सकते हैं 1 वोल्ट फैरेड को। और कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो C इक्वल टू Q बाई V से डिफाइन करेंगे। चार्ज, गिवन चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स on the first number, size and shape. सेकेंड नंबर ये डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम। जो सराउंडिंग मीडियम है बच्चों उस पर डिपेंड करता है। इट मींस दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम या मीडियम का एक कांस्टेंट होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे हम लोग कहते हैं। उसके उस पर डिपेंड करता है। सराउंडिंग मीडियम मतलब इसके नेचर पे, और नेचर का मतलब होता है इसकी परमिटिविटी पर, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो नेचर ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर है उसके सराउंडिंग क्या है, कौन सा मीडियम है, वो मीडियम एयर है कि वैक्यूम है। और अगर कोई मीडियम वैसा है जैसे कि वाटर हो गया, कोई वुड हो गया, कोई ग्लास हो गया, इस तरह से कुछ अगर मीडियम है तो क्या होगा, तो क्या उस पर डिपेंड है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर भी, साइज पर डिपेंड है और शेप पर भी डिपेंड होता है। ठीक है ना, साइज कैसा है, किस शेप का है, ज्यादा बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है शेप में, तो इन सब पर भी चार्ज डिपेंड करता है। ठीक है ना, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है मतलब कैपेसिटेंस, इन सब पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ये माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो बच्चों कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, तो ये है आपका कैपेसिटेंस का डेफिनेशन जनरल। इरेज करें बेटा। ठीक है, तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये आप सब जान गए। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों कैसा कंडक्टर लिया जाए कि उसका कैपेसिटर हम लोग निकाल सके। जनरली आप बताइए, ऐसा कोई कंडक्टर बताइए सोच करके कि जिसका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सके। तो मेरे माइंड में यह आता है कि कैपेसिटेंस अगर हमको निकालना हुआ किसी भी कंडक्टर का C इक्वल टू Q बाई V, हमें यह फार्मूला जरूर यूज करना पड़ेगा। अगर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें यह फार्मूला जरूर यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसमें मान लो जो हम चार्ज देंगे Q, वो तो हमें पता रहेगा, बट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें किसी भी कंडक्टर का, थोड़ा सा ये मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसा कोई कंडक्टर अगर हम लें जिसका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकें, हम लोग कैलकुलेट कर ले पोटेंशियल V की वैल्यू, तब तो कैपेसिटर निकाल पाएंगे। अगर V निकाल नहीं सकते तो C निकाल नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर कंडक्टर के फॉर्म में एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर, तो आप चाहे हेडिंग बना सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ
हेडिंग बना सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कंडक्टर कैसा है हमारा, स्फीयर है, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका सेंटर है O और रेडियस हमने लेट कर लिया R है, और ये किसी सराउंडिंग मीडियम में मान लेते हैं, कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में तो पढ़े होंगे, मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है बिल्कुल स्फीयर जैसा, और मैंने इसे एक ऐसे मीडियम में रख दिया है, ऐसे मीडियम में, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी डाई इलेक्ट्रिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, फर्स्ट चैप्टर में इनफैक्ट कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े होंगे, तो वहां भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब आप जानते होंगे। मतलब एक कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मीडियम है ये, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने पर वो भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है, कुछ ऐसा इसकी क्रॉस कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है, पार्शियली चार्ज हो जाता है, पार्शियली। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है, मतलब इसके सराउंडिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके सराउंडिंग इस जो स्फीयर दिखाई पड़ रहा है इसके सराउंडिंग मीडियम है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। जब मैंने इसको चार्ज दिया किसी एक प्रोसेस से प्लस Q चार्ज, तो पूरे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये सब आप पढ़े होंगे, पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चार्ज सरफेस पर ही रहता है, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट पोटेंशियल पूरे वॉल्यूम में सेम होता है। ये शायद मैंने प्रूव भी किया, आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग ना देखे हो तो लेक्चर नंबर 19-20 देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस पर डिस्कशन किया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो बच्चों जब चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो इसका जो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं V = KQ बाई कैपिटल R, जो स्फीयर का रेडियस होता है बच्चों, वही रेडियस यहाँ पर हम लोग वैल्यू में पुट करते हैं। और अगर सरफेस से दूर जाते हैं कहीं पे, तो सेंटर से वो पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो। बट हम इसके होल वॉल्यूम में चेक कर रहे हैं, होल वॉल्यूम में एट ईच पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है जितना कि सरफेस पे होता है। तो ये जो पोटेंशियल है ये सरफेस पर है, सरफेस के ईच पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, KQ बाई R। ये K क्या है, ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बट यहाँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से मैं इस K की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, ये स्मॉल k है, इनटू Q बाई कैपिटल R। ये पोटेंशियल होगा। ये जो कैपिटल K है बच्चों प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था पोटेंशियल केस में, जो कूलम्ब्स लॉ से आया हुआ है, और अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हो। और ये इवन की आप पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े होंगे, K Q1 Q2 बाई R, तो वहां K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K नहीं। अब ये हम Q लगाए हैं क्योंकि यहाँ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उतना ये रिड्यूस हो जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है, ये आप पढ़े हो। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R हो जाएगा। इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड C = Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई कैपिटल R, Q से Q कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो C = आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो ये कैपेसिटेंस का नया फार्मूला बनता है इक्वेशन नंबर 3। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। यहाँ आप C देख के बता सकते हो, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड C इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये तो कांस्टेंट है, तो C डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है और C डिपेंड करता है रेडियस पर।
इट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए के की वैल्यू जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा, मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। और रेडियस जितना ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होने का मतलब स्फीयर जितना बड़ा होगा, स्फेरिकल कंडक्टर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा बच्चों, और जितना छोटा होगा मतलब रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा छोटा होगा चार्ज कम स्टोर करेगा। यस, तो C प्रोपोर्शनल टू K, C प्रोपोर्शनल टू R, ये है कंक्लूजन। तो कैपेसिटेंस इन पॉइंट्स पर भी डिपेंड करता है। नोट करिए यहां तक, नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं तब। तो ये मीडियम के लिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R ये यूज करेंगे। अब इरेज करते हैं, ठीक है ना? इरेज करते हैं थोड़ा सा। मैं मान लेता हूं यहां पे कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, इस कंडक्टर के सराउंडिंग कोई मीडियम नहीं है। क्या है? या तो एयर होगा और या तो वैक्यूम होगा, या तो एयर या तो वैक्यूम। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, वैक्यूम। के की वैल्यू क्या होती है? 1। के की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो C की वैल्यू मैं ले लेता हूँ C नॉट। तो C नॉट इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये C नॉट क्यों लिया बच्चों? एयर और वैक्यूम के लिए हमने कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल ले लिया है C नॉट। जैसे मैंने कहा कि मीडियम रखने पर C होता है, तो एयर और वैक्यूम के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया? C को C नॉट कहा। तो K की वैल्यू रखा 1, वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए 1, यहाँ 1। तो C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। जनरली बच्चों हम यही यूज करेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जिसमें किसी स्फेरिकल कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसे हम इरेज करते हैं। तो C नॉट इक्वल टू इतना और C इक्वल टू इतना। अगर इन दोनों में, सपोज इन दोनों में रिलेशन बताना हुआ तो कैसे बताएंगे? यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन बता सकते हो के की। कैसे? इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, लिख लीजिए इसको। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, डिवाइड कर देंगे बच्चों तो C बाई C नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कट जाएगा, K सिर्फ मिलेगा। तो C बाई C नॉट इक्वल टू K, ये वैल्यू मिलता है। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो, ठीक है? C बाई C नॉट इक्वल टू K। ओके, तो ये था कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल मतलब स्फीयर जैसा अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस ऑलवेज इससे निकालेंगे। एयर वैक्यूम है तो ऐसा है, और किसी मीडियम की बात करता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। दैट्स ऑल। क्लियर? ओके, फाइन। तो बच्चों एरेज करते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के न्यूमेरिकल पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि थ्योरेटिकल टाइप का पूछ लेता है कभी कभी जेईई मेंस में और नीट में। जेईई मेंस और नीट में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ तक बच्चों तो एनसीईआरटी लेवल का तो ठीक था, डेरिवेशन आपने सीखा एनसीईआरटी लेवल सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है? डेरिवेशन सीख लिया। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है सिंपल तरीका तो आप लोग फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बट कभी कभी जेईई मेंस और नीट में जब क्वेश्चन पूछता है इस पर, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पूछता है, वाटर ड्रॉप्स है ना, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स हो, स्फेरिकल ड्रॉप्स, वो छोटे छोटे हैं और मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो इस टाइप
का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं लिखता हूं, इफ स्मॉल एंड ड्रॉप्स, स्मॉल एंड spherical drops, spherical drops are combined, ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। एंड spherical drops क्या होते हैं बच्चों, कंबाइंड होते हैं। तो क्या होगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ spherical drops, हेडिंग बना सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स। लगाई हेडिंग, लगाओ, सोचो नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स। तो मैं मान लेता हूं कि एन स्फेरिकल ड्रॉप्स आर कंबाइंड होते हैं, मतलब ये कंबाइंड किए जाते हैं। और इन सबका रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस मैं मानता हूं यहां पे, ठीक से मिलता, रेडियस स्मॉल आर है, सब पर चार्ज कितना है, ईच रेडियस, चार्ज ऑन ईच, चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है V, स्मॉल v। एनर्जी कितनी है, सबकी एनर्जी स्मॉल u, सपोज दैट इनिशियली रेडियस सबका स्मॉल r है, चार्ज स्मॉल q है, पोटेंशियल v है, एनर्जी u है। जब ये सभी कंबाइन, वालों छोटे छोटे से कंबाइन हो रहे हैं, मतलब बहुत ढेर सारे वाटर के ड्रॉप्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो जा रहे हैं, छोटे छोटे कंबाइंड होकर इतना बड़ा सा बना रहे हैं, ढेर सारा ड्रॉप्स मिल करके ये बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं, बिगर ड्रॉप। वो भी कैसा होगा, वो भी स्फेरिकल होगा और कंडक्टर होगा। तो कुछ चार्ज भी एक्वायर्स करेगा, कैसे, सब पर चार्ज है तो वो भी क्या करेगा, टोटल चार्ज मिल जाएंगे, और एक चार्ज मतलब इकट्ठा हो जाएगा, सब जगह चार्ज क्या करते हैं, मिलजुल करके एक चार्ज बन जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। अगर सब मिल करके एक स्फीयर बना रहे हैं, स्फेरिकल ड्रॉप्स बना रहे हैं, बिगर ड्रॉप, मैं कह सकता हूं बिगर ड्रॉप, ये बिगर ड्रॉप बन रहा है, बिगर ड्रॉप। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज कहेंगे बच्चों कैपिटल Q मान लेते हैं, और ये हो जाएगा NQ, n टाइम्स का मतलब जितने भी चार्ज हैं सभी चार्ज ऐड हो जाएंगे, Q Q Q Q, जितने चार्ज होंगे उतने टाइम्स ऐड हो जाएगा, मतलब NQ, इतना चार्ज आएगा बिगर ड्रॉप पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NQ, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे जो रेडियस हैं बच्चों, उनके रेडियस क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, अगर वो कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होकर जो वॉल्यूम बड़ी वाले का होगा वही उनकी कॉम्बिनेशन का भी वॉल्यूम होगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू, कितने स्फेरिकल ड्रॉप है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्मॉल ड्रॉप। इससे क्या करेंगे हम, अगर बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं, बड़े वाले, ठीक है, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस हम कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। आपको पता है कि स्फेरिकल ड्रॉप स्फीयर है और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। बड़ा वाला रेडियस स्फेरिकल ड्रॉप है, बड़ा वाला बिगर ड्रॉप है, तो बिगर ड्रॉप का जो रेडियस हमने कैपिटल R कंसीडर किया है, तो n इंटू इसका क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, इस केस में r क्यूब इज इक्वल टू n
आर की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी n की पावर 1/3 टू स्मॉल आर। ये एक ट्रिक तरह काम करेगा आपका, कॉन्सेप्ट ये है में, लेकिन ये अगर आपको डायरेक्टली रेडियस निकालना हो बिगर ड्रॉप की तो नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। नोट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल आर इतना हो गया। अब कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर इन सबका कैपेसिटेंस यहां नोट कर देते हैं हम, कैपेसिटेंस इसका स्मॉल सी मानते हैं तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस क्या होगा? बड़े वाले का उसका सी डैश मान लें, वो कितना होगा? वो भी इतने टाइम्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेडियस पर डिपेंड करता है। आपको मैंने बताया है कि कैपेसिटेंस जो स्फेरिकल कंडक्टर का होता है, मतलब जो स्फीयर टाइप का होगा, उसके रेडियस पर डिपेंड है। तो रेडियस n की पावर 1/3 टाइम्स ग्रेटर है स्मॉल वाले के केस में। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा बड़े वाले ड्रॉप का, बिगर ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा वो n की पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगा, इसका एक स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप की कैपेसिटेंस के बराबर होगा। कैसे? हम ये लिख रहे हैं इधर इस साइड में एरेस करके, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चों C डैश इक्वल टू n की पावर 1/3 C हो जाएगा। C डैश क्या है? ये कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कैपेसिटेंस ये हो जाएगा, ठीक है। एरेस करते हैं। पोटेंशियल कितना है बच्चों? V है, पोटेंशियल V स्मॉल का, तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इसको जब सॉल्व करेंगे ये V इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस बिगर का है, यानी लिखता हूं बिगर, ये स्मॉल, ठीक है। बिगर ड्रॉप वो स्मॉल ड्रॉप, तो ये हमारा क्या आ गया? पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, ये आ जाएगा। अच्छा, उसकी एनर्जी कितनी थी? एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा? बिगर ड्रॉप इसको हम कैपिटल U मान लें तो n पावर 5/3 टाइम्स हो जाएगा किसका? इनिशियल वाले का, मतलब स्मॉल ड्रॉप का। ये स्मॉल के लिए, स्मॉल का एनर्जी, और ये बिगर की एनर्जी हो गई। आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, किस फॉर्मूले से मालूम है? आप ये कैलकुलेट कर सकते हो U इक्वल टू हाफ CV² से, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने इसको सिर्फ फार्मूला एज लिखा दिया है आपको, क्योंकि मैं ये वाला जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन कराऊंगा कैपेसिटर जब मैं पढ़ाऊंगा, या कोई कंडक्टर है तो उसका एनर्जी कितना स्टोर होता है चार्ज देने पर, तो U इक्वल टू हाफ CV² का यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो C और V दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो n पावर 5/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप। स्मॉल छोटे वाले जो स्फेरिकल ड्रॉप होगा, एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप, उसकी जो एनर्जी होगी उसका कितना टाइम्स? n की पावर 5/3 टाइम्स। आप इसे अपने कंपटीशन के लिए सिर्फ लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि टाइम कम लगे और जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब एनर्जी डिफरेंस अगर हम बात करें कितना होगा दोनों का? एनर्जी डिफरेंस ये तो इसकी एनर्जी हो गई है ना। एनर्जी डिफरेंस ये कितना आएगा? डेल्टा U इक्वल टू, भाई बड़े वाली एनर्जी क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी U, और ऐसा कितना होगा? n ड्रॉप्स है, एक ही स्मॉल u है, एक ही स्मॉल u है, तो n की कितनी होगी? n इंटू स्मॉल u,
यहां से हम स्मॉल यू कैलकुलेट करें, स्मॉल यू, कैपिटल यू इक्वल बाई n पावर 5/3, ये वैल्यू हम वहां पुट कर सकते हैं, स्मॉल यू की वैल्यू। तो डेल्टा यू आ जाएगा u माइनस n इंटू कैपिटल यू बाई n की पावर 5/3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे u कॉमन लेकर के, तो 1 माइनस 1/n पावर 2/3 बचेगा। ये है डेल्टा यू, एनर्जी डिफरेंस, बिगर ड्रॉप और जितने भी स्मॉल ड्रॉप्स हैं, जितने भी स्मॉल ड्रॉप्स हैं सबकी एनर्जी मिला लीजिए, और जो बड़ा वाला बिगर ड्रॉप बन रहा है उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी में क्या आएगा, डिफरेंस इतने का आएगा। कभी कंपटीशन अगर पूछता तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके नोट करिए, और इस पर हम एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर का, ठीक है। तो इरेज करते हैं, स्टॉप करके नोट करिए बच्चों। ओके, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। एनर्जी ट्रांसफर इतना है, डिफरेंस इतना आएगा, बड़े वाले की एनर्जी तभी होगी। एक की हमने पहले रिलेट कर लिया, स्मॉल यू आपको पहले रिलेट करके दिखा दिया था। अब इसे इरेज करेंगे और एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर का बढ़िया सा सवाल, ठीक है। तो कैपेसिटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल है कैपेसिटेंस। क्वेश्चन ये है बच्चों, मैंने इसको पेज में नोट कर लिया है, 8 आइडेंटिकल, क्वेश्चन ये है 8 आइडेंटिकल spherical drops each carrying a charge 1 nanocoulomb, a charge 1 nanocoulomb are a potential are at, ये नोट किया बच्चों मैंने, at a potential, नेट से मैंने इसको निकाला क्वेश्चन को, at a potential। सीबीएसई सैंपल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई सैंपल पेपर में आगे भी पूछने का चांसेस है। पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच, ठीक है। all these drops combine together, ये combine होते हैं, combine together to form a single large drop, एक बड़ा सा सिंगल लार्ज ड्रॉप बनाते हैं। मतलब कैलकुलेट द potential of this large drop, ठीक है। इसमें assume है no wastage of any kinds and take the capacitance of sphere of radius small r as proportional to r, मतलब जो कैपेसिटेंस है स्मॉल का c वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस r की। कुछ ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप है, छोटे छोटे 8, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ड्रॉप्स मिल करके 8 ड्रॉप मतलब बूंदे मिल करके एक बड़ी बूंद बना लेगी, बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है। और एक छोटी जो ड्रॉप है उस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो 1 नैनोकूलम्ब है। मतलब
स्मॉल क्यू कितना दिया, 1 नैनो कूलम दिया है चार्ज का अमाउंट, ठीक है, ओके। और C प्रोपोर्शनल टू R है, इसको हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे Kr, तो छोटे वाले जो कैपेसिटेंस आया इतना आया, और ये 1 नैनो कूलम है, इसको चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज है कितना, ये देखना पड़ेगा। अब ये मिलकर के बिगर ड्रॉप बनाते हैं, और सबका पोटेंशियल जो है V वो 900 वोल्ट है, ये 900 वोल्ट। अब उसी जो अभी जस्ट फार्मूला में बताया, अगर छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r है तो बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, आप कहोगे n⁻⁴ इंटू r, n की वैल्यू 8 है, 8⁻⁴ इंटू r, 8 को 2⁻³ ले सकते हो, 1/3, स्मॉल r 3 कैंसिल, कैपिटल R की वैल्यू आया 2 स्मॉल r। चार्ज कितना होगा n3, तो कितना होगा 8 × 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज क्रिएट होगा। बड़े वाले ड्रॉप पर चार्ज का अमाउंट कितना होगा बच्चों, 8 × 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल एक पर कितना है, कितना, तो बड़े वाले पोटेंशियल कितना होगा निकाल सकते हो क्या, V की वैल्यू n⁻⁴ इंटू क्या था छोटे वाली की, n की वैल्यू कितना है 8, मतलब 2⁻³ ले सकते हैं, यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 है यहाँ पे, 8 स्पेक्ट्रल ड्रॉप है, तो यहाँ कितना रखेंगे 2⁻³ बाई 2/3 इंटू इनिशियल कितना है 900, कैंसिल 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 × 900, कितना गया बच्चों 3600, इतना वोल्ट आएगा आंसर, ठीक है, इतना वोल्ट बच्चों आंसर आ जाएगा। वही जो कॉन्सेप्ट अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, n⁻⁴ टाइम्स ऑफ वोल्ट, तो n की वैल्यू कितने हैं 8 आइडेंटिकल। इस आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल रेडियस, इक्वल चार्ज, सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ होता है आइडेंटिकल का मतलब, सब सेम। 8 है तो 8 को ले सकते हो 2⁻3, तो यहाँ ले लिया 2⁻3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और वोल्टेज बड़े वाले पर हमारा, बड़े का वोल्टेज ये मैंने आपको सिखाया है जस्ट अभी, कि बड़े वाले का जो बिगर ड्रॉप होता है उसका पोटेंशियल V = n⁻⁴, V चार्ज कितना होता है n3, रेडियस कितना होता है ये होता है, ये निकल गया। देखो मैंने तीनों चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, बट इसमें से पूछा क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप, बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा या कैलकुलेट कीजिए, तो यही है फार्मूला ट्रिक। इसको आप लोग और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, V = Q/C से लगा सकते हो इसको, V = Q/C से, Q ये है और C निकाल लेंगे इसका, तो C कितना आएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, C आएगा n⁻⁴ टाइम्स ऑफ C, n की वैल्यू होगी 2⁻3, 1/3 इंटू C कैंसिल, 2C आएगा, ठीक है ना, और C की वैल्यू कितना है Kr है, तो 2Kr आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले स्फेरिकल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस आएगा 2Kr आएगा, और पोटेंशियल और चार्ज कितना है nq, इतना हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, V = Q/C से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो Q हमारा इतना हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक ज्यादा समझ आ रहा होगा अच्छे से। जो ये फार्मूला हमने जस्ट पढ़ाया उस पर ये बैट एकदम फिट हो रहा है और बहुत ही इजी है। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ऐसे ही निकालते हैं, और ऐसे ही कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक डिवाइस जिसका भी कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब कंडक्टर, वही जो फैन लगता है, यूज होता है। फैन लगेगा, आप लोग निकाल दीजिए तो क्या होगा, फैन में बढ़िया सा कंडक्टर लगा दीजिए तो क्या होगा, कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज है बच्चों।
तो आई होप कि क्लियर, पढ़ते रहे बच्चों, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।